नमस्ते प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की कहानी 7 भाई और उनकी इकलौती बहन की है। आपको ये कहानी पूरी ज़रूर सुननी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी और संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बहुत प्यार और लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए। क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे, सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी का साग तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से साग बनाने बैठती है। जब वह साग को काटने लगती है, इसी दौरान वो अपनी उंगली भी काट बैठती है और खून की एक तेज धार निकलती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून में हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर की दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देखेंगे और चिंता करेंगे, और मैं अपने कपड़ों से भी इसे नहीं पोंछ सकती, नहीं तो भैया को पता चल जाएगा। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता, जिसको छाता साग कहते हैं, उसमें सारे खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है और फिर इसी खून लगे साग से सब्जी बना देती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत है। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसे हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा में सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूरी में राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ये बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगा। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने की साजिश रचाई। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगी। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए कितना लालची बन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उसकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में चले जाते हैं, जहां पहले से 4 वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकते। ऐसा झूठ बोलकर वो उसे उसके ऊपर बिठा देते हैं। सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष और बाण लेकर शिकार करने का ढोंग करने चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूरी हो, इसलिए वो मचान पर जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी यानी एक छोटे पहाड़ पर जाकर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं।
छोटे पहाड़ के पे सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बात को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, यानी जान से ही मारना है दादा तो तीर को सीधा मेरी छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। छहों भाइयों का निशाना खाली जाता है और सातवां भाई, जो सबसे छोटा था, वह तीर चलाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमारों में वह सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उसके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई यानी उसका दादा बाकियों की तरह लालची नहीं है। छहों भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं और उसे आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा भाई उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में ही छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतनी सारी लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर भी ये रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगी। देर होने के कारण और डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू धरती में गिरने लगते हैं। वो अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं, क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं, मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहां रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ी लेकर आता है। इसके बाद वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद करके भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक डांडी यानी छोटे कुएं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, लेकिन उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। ये सारी घटना को दांडी के मेंढक, केकड़ा और मछली सुन रहे थे और देख रहे थे। वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी आपबीती को विस्तार से बताता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना, बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टिल्हे में डाल देता है और समय बीतने पर वहां बांस का एक बड़ा झुंड उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उस बांस के गरोंदे के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बुदा को देखकर सोचता है, अगर इतने सुंदर बांस से केंद्रा यानी वाद्य यंत्र बनाया जाए तो कितना सुरीली धुन निकलेगी।
उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज इतना सुंदर है, यदि केंद्रा बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा बनाता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है, इसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार केंद्रा से मीठा सुरीला स्वर नहीं निकलता है और एक कर्कश ध्वनि निकलती है। और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है तो बार बार एक ही धुन निकलती है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लगो मोर दुश्मन का घर। अर्थात हे केंद्रा, यहाँ मत बजे, ये तो मेरे दुश्मन का घर है। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मार पीट करके जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लगे मोर दुश्मन का घर, बजाता है। यह धुन सुनकर सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगती है, जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लगो मोर छुट भैया को घर। बड़े ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार मोहित हो जाता है और ये धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है और जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी करके अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया है। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं कि शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजाकर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते हैं, यही घटना हर बार देखने को मिलती है। लगातार यही घटना होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों और भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे हैं और बोलकर निकलते हैं और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। यह देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसी ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंद्रा में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंद्रा को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।